हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा, जो बहुत ही VVI वेरी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th भूगोल ज्योग्राफी टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर वाले प्रश्न, कितने 5 नंबर वाले प्रश्न बताऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। जो भौतिक विभागों हैं उसके नाम लिखने को कह रहे हैं और एक पे आपको विस्तृत वर्णन करने को कहा जा रहा है। तो उत्तर देखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम निम्न हैं। पहला नंबर देखिए, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा नंबर देखिए, उत्तरी मैदान, उत्तर का जो मैदान हो गया। तीसरा नंबर देखिए, प्रायद्वीप पठार। चौथा नंबर देखिए, भारतीय मरुभूमि। पांचवा नंबर देखिए, समुद्री तट या समुद्र तट, तटीय मैदान, ठीक ना। छठा नंबर में द्वीप समूह। तो चलिए किसी एक पर विस्तृत जानकारी लिख देते हैं इसमें। तो देखिए, हमने समुद्री तटीय मैदान के बारे में लिख दिए हैं। आप चाहे किसी भी एक पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, समुद्री तटीय मैदान लिख के डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा, भारत का प्रायद्वीप पठार पूर्व और पश्चिम में पतले समुद्री तटीय मैदानों से घिरा है, ठीक ना। पश्चिमी तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। इसके पूर्व में पूर्वी घाटी अवस्थित है। इस पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोकून कहते हैं। कोकून यानी कि मुंबई से लेके गोवा के बीच में जो आपका तट है उसे कोकून तट कहते हैं, या फिर मुंबई से गोवा के बीच के तट को कोकून कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, मध्यवर्ती भाग कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग मालबार तट कहते हैं। जो मध्यवर्ती हो गया, जो बीचों बीच में उसे क्या कहते हैं? कन्नड़, और जो दक्षिणी भाग में उसे मालवार कहते हैं। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिया आपको। फटाफट नोट कीजिए, ज़्यादा एग्ज़ाम के समय में आपको बचा नहीं टाइम, ठीक ना। 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा नंबर देखिए, मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताइए। उत्तर देखिए, मृदा यानी कि मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहते हैं? मिट्टी का जो कटाव होता है ना, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। अर्थात मिट्टी की ऊपरी परत का हटना या मिट्टी की उर्वरता शक्ति का कम होना मृदा अपरदन कहते हैं। नोट कीजिए। अब आगे देखिए, मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय निम्न हैं। क्या क्या उपाय है? देखिए, रोकथाम के उपाय। 1 नंबर, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए? पेड़ पौधे को लगाइए। दूसरा नंबर, अति पशुचारण को रोककर, जो पशु जो ज़्यादा जंगलों में चराया जाता है उसे आप रोक सकते हैं प्रतिबंध लगा करके। 3वां नंबर देखिए, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके। जो पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में है, कैसे खेती कीजिएगा? सीढ़ीनुमा खेती करके आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। 4था नंबर देखिए, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, मिश्रित कृषि पर प्रतिबंध। 6ठा नंबर देखिए, आम नागरिकों को जागरूक करके। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिए। आगे का प्रश्न देखिए, 3वां नंबर का, उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? उत्तर देखिए, भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। जो भारत में जितनी भी सारी नदियां हैं वो अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। इसलिए अधिकांश नदियों में
सालों भर पानी रहता है, इसीलिए जितने सारे नदियां हैं अधिकांश नदियों में क्या होता है, सालों भर पानी रहता है। कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। क्या होती है, जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है क्योंकि वह पठारी भाग से निकलती है। आगे देखिए, उत्तर भारत की नदियां अधिकांश मैदानी भाग में बहती है जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। समतल भाग में बहती है तो नदियां क्या कर सकते हैं, नहरें निकाली जा सकती है आसानी से। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नोट कीजिए। आगे देखिए, सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, नोट कीजिए इसे, और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पे गिरते हैं, तो अरब सागर में, और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना। देखिए आगे, दक्षिण भारत की नदियों उत्तर भारत की नदियाँ से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियाँ में सालों भर पानी नहीं रहता और ना ही ये नदियाँ समतल भागों में बहती है, ठीक ना। इसलिए इन नदियों में ना तो नावें चलाई जा सकती है ना ही नहरें निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियाँ में पूरे साल भर पानी रहता है और ये नदियाँ समतल भागों में बहता है, इसलिए इस नदी में नावें चलाई जाती है और ना ही नहर निकाली जा सकती है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 4वां नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं। जो हाउस है, गैस है, उसे आप क्या समझते हैं, उसको लिखना है। आगे देखिए प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार कीजिए। जो ग्रीन हाउस जो कैसे होता है या फिर किससे होता है, उसी की सूची आपको तैयार करने को कह रहा है। तो उत्तर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल में कैसा व्यवहार करता है, ग्रीन हाउस की ओर व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और विकिरण का पोषण भी करता है। वायुमंडल में क्या, प्रवेशी और विकिरण का भी पोषण करता है। किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों की अवशोषित कर लेता है। दीर्घ मतलब बड़ा तरंग के लिए क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। वे गैसों जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। जो बड़ा तरंगों को, जो दीर्घ तरंगों को जो अवशोषित करता है उसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आगे देखिए, वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के गैस क्या क्या है, जो निम्न है। पहला नंबर में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दूसरा नंबर में है, कार्बन CFC, मीथेन CH4, नोट कीजिएगा, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक ना, इत्यादि। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। नोट कीजिए। 5वां नंबर का देखिए प्रश्न, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर देखिए, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे कणों की संहित यानी कि मिलकर बने होते हैं। संहित मतलब क्या होता है, देखिए लिख दिए हमको, मिल करके छोटे छोटे बूंद पानी के, ठीक ना, उससे क्या होता है, बादल बनता है, बने होते हैं, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। क्योंकि बादलों का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। विभिन्न आकारों के होते देखते हैं, कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा बादल, ठीक ना, पूरा कभी काला दिखता है। इस तरह से ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए किस किस रूप में। 1 नंबर पच्छाब मेघ यानी कि बादल, पच्छाब बादल बोल सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए कपासी बादल। तीसरा नंबर देखिए स्थारी
स्तरीय बादल, ठीक ना, मेघ। चौथा नंबर देखिए वर्षा मेघ। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए छठा नंबर का प्रश्न, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर देखिए, महासागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक निम्न हैं। जो महासागर जो है उसकी जलधाराओं को जो उत्पन्न करता है वो कारक निम्न है। क्या क्या कारक हैं चलिए देख लेते हैं बहुत ही सरल और आसानी भाषा में। पहला नंबर देखिए, प्रचलित पवनें। धाराओं को उत्पन्न करने में प्रचलित पवनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो धाराओं जो उत्पन्न होती है महासागर में उसका क्या होता है, प्रचलित पवनें बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि योगदान देता है। प्रचलित पवनें सदा एक ही दिशा में चलती है। वो क्या करती है, सदा एक ही दिशा में चलती है। ये सागर के ऊपरी तल पर से गुजरते समय जल को अपने घर्षण शक्ति से सदा आगे धकेलता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई हवा या पवन बहते हैं तो उसको क्या करते हैं, घर्षण यानी कि आगे की ओर धकेल देते हैं और धाराओं को जन्म देता है। इस कारण से क्या होता है, धारा को जन्म देता है। दूसरा नंबर देखिए इसका, तापमान में भिन्नता। गर्म जल हल्का होकर फैलता है। गर्म जल क्या करता है, हल्का हो जाता है और फैल जाता है, इसलिए उसका तल ऊंचा हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर जा सकता है, ठीक ना। ठंडा जल भारी होता है। ठंडा जल क्या होता है, देखिए भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है और ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। इस तरह तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल में अंतर आ जाता है और धाराओं को जन्म देता है। पूरा कंप्लीट बढ़िया से समझ लीजिए। गर्म जल जो होता है वो हल्का होता है, फैल जाता है होकर, ठीक ना, इसलिए उसका तल क्या हो जाता है, ऊंचा, बहुत ऊंचा तक जाता है। ठंडा चीज़ क्या होता है, यानी कि ठंडा कोई वस्तु या फिर हल्का वस्तु क्या हो जाएगा, वो बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाके उड़ सकता है। और ठंडा जल भारी होता है। क्या होता है, ठंडा जल भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। इस तरह से तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जो जल होता है उसमें अंतर आ जाता है और क्या करता है, धाराओं को जन्म देता है। चलिए ये आसानी से सरल सा भाषा में लिखा दिए, फटाफट याद कर लीजिए। आगे देखिए लास्ट और आखिरी पॉइंट 3वां नंबर का, वाष्पीकरण। जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर जल का तल नीचे हो जाता है और संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ अन्य क्षेत्रों से जल एकत्रित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक ना। इस प्रकार से क्या होता है, धारा उत्पन्न हो जाती है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिए। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले प्रश्न के बारे में डिस्कशन किए और बढ़िया शब्दों में, आसानी शब्दों में आपको लिखा दिए जो तुरंत याद हो जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में 2 नंबर वाले आपको भूगोल की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मतलब 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपको करवा दिए हैं। उसमें जाके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो जल्दी से। और जितने सेट आए हुए हैं, 3 सेट मॉडल सेट आए हुए हैं आप लोगों की, तीनों सेट कंप्लीट पढ़ के जरूर जाइएगा, फटाफट उसे याद कर लीजिए। उसके बारे में भी, उसके सॉल्यूशन में भी मेरे पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। और जल्द ही आपका 3 नंबर वाले प्रश्न भी आएंगे, ठीक ना। जितने भी सारे 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, वह भी प्रश्न जल्द ही कोशिश करेंगे कि अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए फटाफट सरल भाषा में। तो चलिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।